हेलो बच्चों, देखिए अब जो हमारा टॉपिक रहेगा एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल। ये हमारे 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी 7th यूनिट हमने स्टार्ट कर रखी है। ठीक है, अब जो हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को पढ़ा था ना, वहाँ हमें इलास्टिक बिहेवियर के बारे में पता चला था। जो मटेरियल का यानी उस कर्व को देखकर स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व को हम मटेरियल के बारे में बता सकते हैं कि हमारा इलास्टोमर है, ठीक है, डक्टाइल है, या आपका ये क्या है और अनदर कोई भी और है मटेरियल, यानी मटेरियल के टाइप हम बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिटल है, डक्टाइल है, इलास्टोमर्स है, वो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखकर हम बता सकते हैं। अब क्या है, अब हमने एप्लीकेशन करनी है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल, यानी मटेरियल के इलास्टिक बिहेवियर को ध्यान में रखकर हमने क्या करनी है, एप्लीकेशंस बतानी है। ठीक है, ठीक है, जैसे आपका एक प्रकार से हमने ये पीछे पढ़े नहीं है आपकी, क्या है, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, इसमें हमने यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की है। ठीक है, सेकंड हमने कौन सी इलास्टिसिटी की थी, बल्क मॉडुलस इलास्टिसिटी है, शियर मॉडुलस इलास्टिसिटी है, फिर हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को किया था। ठीक है, तो अब हमने क्या करनी है, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिक बिहेवियर ऑफ मटेरियल। इसमें क्या कहता है, देखो, द मेटेलिक पार्ट्स ऑफ द मशीनरी आर नेवर सब्जेक्टेड टू ए स्ट्रेस बियॉन्ड इलास्टिक लिमिट। ठीक है, हमें इलास्टिक लिमिट का भी पता है। क्या बताई थी इलास्टिक लिमिट, कि ये मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। ठीक है, मैक्सिमम स्ट्रेस है। अगर इस को हम रिमूव कर दें, लगाने के बाद मैक्सिमम स्ट्रेस है ये, इसको रिमूव कर देंगे, ऑब्जेक्ट अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बाद बियॉन्ड दिस स्ट्रेस, इस स्ट्रेस के से और ज़्यादा स्ट्रेस अब लगा देंगे तो क्या है, वो आपका ऑब्जेक्ट है वो डिफॉर्म्ड हो जाएगा, परमानेंटली स्ट्रेंड हो जाएगा वो। ठीक है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। तो हमने इलास्टिक लिमिट बताई थी। अब इसमें क्या कहता है कि जो मशीनों के पार्ट है, मशीनरी पार्ट हैं, उन पे आप इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लगा सकते, नहीं लगाना चाहिए। अगर इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा स्ट्रेस लगा दिया मशीनरी पार्ट में तो क्या हो जाए, वो क्या हो जाएंगे, परमानेंटली डिफॉर्म्ड, वो डिफॉर्म्ड हो जाएंगे, यानी कि वो ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से वो टूट भी सकते हैं या डिफॉर्म हो जाएंगे, स्ट्रेंड हो जाएंगे, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएंगे। अब मशीनरी पार्ट में कोई भी देखो, जैसे इस पेन से एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर देखो, ये कैप है, ये आसानी से इसके ऊपर, ये जो ये इसका पार्ट है, ये इसके ऊपर आसानी से फिट हो जाता है, ये कैप इसके ऊपर। ठीक है, अगर इसके कैप के ऊपर हम बहुत ज़्यादा क्या है, इस पर फोर्स लगा दें, फोर्स लगा देंगे, स्ट्रेंथ यानी डिफॉर्म हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, तो इसके ऊपर ये क्या है, इसमें आसानी से फिट नहीं होगी। तो यही है, अगर हम मशीनरी पार्ट पे ज़्यादा स्ट्रेस लगा देंगे, इलास्टिक लिमिट से ज़्यादा हम स्ट्रेस लगा देंगे, तो वो जो मशीनों के पार्ट है वो परमानेंटली डिफॉर्म्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो मशीनरी जो पार्ट है, मशीन है, वो आपके अच्छे से काम नहीं करेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, देखो इसमें क्या है, क्रेन्स यूज्ड फॉर लिफ्टिंग एंड मूविंग हैवी लोड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो क्रेन आपने देखी होगी, ठीक है, वो बहुत हैवी लोड्स को उठा लेती हैं, जो क्रेन होती हैं। ठीक है, गाड़ियाँ वगैरह ये पलट जाती हैं, बड़े बड़े ट्रक वगैरह, उनको भी वो क्रेन बुलाई जाती हैं, ठीक है, उठाने के लिए। तो ये है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ए थिक मेटल रोप, एक मोटी जो मेटल रोप यूज की जाती है क्रेन के अंदर, विच द लोड इज अटैच, जिससे लोड को क्या है, बांधा जाता है, उठाया जाता है। ठीक है, अब जो वो रोप लगाई गई है उनके बारे में हमने पढ़ना है। वो इलास्टिक बिहेवियर, उनका हमें कैसे पता होना चाहिए, उनकी थिकनेस है कितनी मोटी हमने लगानी है, वो यहीं से आएगी, इलास्टिक बिहेवियर की जो एप्लीकेशन करेंगे वहीं से आएगी। इसमें क्या कहता था, थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप यूज्ड इन क्रेन्स टू लिफ्ट हैवी लोड इज डिसाइडेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इलास्टिक लिमिट। अगर हमें इलास्टिक लिमिट की नॉलेज है तो ही हम जो क्रेन की रोप है, ठीक है, किस मेटल की हमने बनानी है और कितनी मोटाई की वो रोप बनानी है, ये हम किस नॉलेज से, इलास्टिक लिमिट की नॉलेज से ही हम वो क्रेन की रस्सियाँ, रोप्स हैं, वो बना सकते हैं। ठीक है, ताकि सेफली हम किसी चीज़ को उठा सकें उससे, क्रेन से। अब देखो यहाँ किस प्रकार से हम लेकर चलते हैं, देखो हमने मान लिया भाई 10 टन हमने क्या है, इसको उठाना है, वेट को 10 टन को। ठीक है, 10, 1 टन यानी 1000 किलो हो गया एक टन में,
और 10 है तो 10 से मल्टीप्लाई ये आपका कर दिया, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा आपका 10,000 किलोग्राम। ठीक है, यानी लोड, अब ये लोड है, ये उठाना है, तो ये 10⁴ किलोग्राम लिख देंगे इसको, कितना 10⁴ किलोग्राम, इसको हमने उठाना है। सेफ्टी मेजर से, मतलब सेफली हम इसको 10⁴ किलोग्राम है, लेकिन सेफली मेजर से हम इसको थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यानी 10 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई और इसको कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 10⁵ किलोग्राम। कितना हो जाएगा 10⁵ आपका 5 किलोग्राम। ठीक है, 4 था, आपने क्या है, हमने सेफली मेजर के लिए 10⁵ किलोग्राम, यानी कि भाई इतना बता दिए कि भाई इसको हमने उठाना है। ठीक है, तो इसमें देखो अब स्ट्रेस क्या होता है आपका, स्ट्रेस होता है आपका फोर्स बाई एरिया। क्या होता है, स्ट्रेस फोर्स बाई एरिया। ठीक है, अब स्ट्रेस देखो, स्ट्रेस ये आपने स्टील के लिए जो इलास्टिक लिमिट होती है ना, वो जो रोप है ना, वो स्टील मटेरियल के लिए नहीं, क्योंकि स्टील की इलास्टिक लिमिट सबसे ज़्यादा होती है। स्टील की इलास्टिक लिमिट कितनी होती है, 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, सबसे ज़्यादा इलास्टिक लिमिट स्टील की मटेरियल की है, कितनी है, 30 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी 1 मीटर स्क्वायर स्टील आप ले लोगे ना, 1 मीटर स्क्वायर इतना स्टील लोगे तो वो कितना फोर्स उसके वो अपने उस पर सहन कर सकता है, 30 × 10⁻⁷ न्यूटन, इतना ज़्यादा फोर्स वो आपको सहन कर सकता है, जो स्टील है उसकी इतनी इलास्टिक लिमिट है। तो वही ले लिया हमने, स्ट्रेस ये हो गया आपका इतना। फोर्स, फोर्स आपको पता है मास इंटू, यानी वेट, फोर्स कहीं, मास इंटू ग्रेविटी, मास कितना है 10⁵ किलोग्राम, और ग्रेविटी का फैक्टर क्या रहेगा 10, और फैक्टर रहेगा तो 10⁵ कितना हो जाएगा ये 6। एरिया, यानी रस्सी आपने इस प्रकार की रस्सी लेनी है, ठीक है, गुलाई वाली आपने ये रस्सी लेनी है, तो ये एरिया हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया रोप का, क्या हो जाएगा, इस प्रकार के जैसे आप रोप लोगे, ऐसे रोप लोगे तो ये सर्कुलर नहीं होगे, ऐसे नीचे ऊपर से ये इस प्रकार से, तो ये क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाएगा πr²। क्या हो जाएगा πr²। ठीक है, अब हमारा टारगेट है r², ये ठीक है, ये थिकनेस रस्सी की जो रोप है उसकी रेडियस है, r हमारा टारगेट, तो r² को इधर लेंगे, ये आपका नीचे आ जाएगा 10⁻⁶ है। ठीक है, ये 3 × 10⁻, पाई की वैल्यू 22/7 22/7 होती है, तो 7 को ऊपर लेके ये हो जाएगा। ठीक है, इसको हमने सोल्व किया तो ये 7 बाई ये आ जाएगा आपका, ये इतना आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर जब हम इस टर्म को ये आपका यहाँ सोल्व किया गया है, ठीक है, आप इसको यहाँ डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो, आपका आ जाएगा ये पॉइंट, कितना आ जाएगा ये, जब हम इसको यहाँ से r निकालेंगे, रूट वगैरह करेंगे, तो सोल्व करने के बाद हमारा ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.0325 मीटर, इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर, और इसको भी हम डेसिमल वगैरह को सेट करके यहाँ लिखेंगे, तो आपका जो r है ना, r ये आ जाएगा 3 × 25 सेंटीमीटर। r कितना आ जाएगा बच्चों, 3 × 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ जाएगी ये रेडियस। जैसो ये मान लिया आपकी इस प्रकार की ये रस्सी आपने स्टील की ऐसे रोप बनाई, तो आपने कि ये r देखो ये आ गया इतना, 3 × 2.5 सेंटीमीटर आपका ये आ जाएगा r, ये r है। ठीक है, लेकिन आपने पूरी मोटाई की देखनी है तो इसका दुगुना कर देंगे, यानी कि लगभग आपका 6.5 सेंटीमीटर आएगा, 6.50, इसका दुगुना कर देंगे तो डायमीटर नहीं हो जाएगा ये डायमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 6.50 सेंटीमीटर। इतना मोटाई की आपने क्या है, ये आपकी रोप बनेगी। ठीक है, इतनी मोटाई की क्या बनेगी, रोप। देखो ये स्केल के ऊपर देख लेते हैं, देखो ये इतना, ये सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है ये। ठीक है, ये आपका यहाँ तक क्या है आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको इस प्रकार से कर देंगे तो इतने आपकी मोटाई की क्या बनेगी, रोप बनेगी। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपका। तो ये रेडियस आई 3.25 सेंटीमीटर।
इसका दुगुना कर देंगे वो आपका डायमीटर आ जाएगा। ठीक है, अब ये 6 सेंटीमीटर की, यानी इसका दुगुना करने 6 सेंटीमीटर की आप एक ही रस्सी बनाओगे स्टील की, तो वो तो रोड टाइप में नहीं, रोड नहीं बन जाएगी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहेगी, इतनी मोटाई की तो एक रोड हो जाएगी वो। ये सिंगल वायर इज दिस मच रेडियस वॉन्ट बी ए रिजिड रोड, एक रोड बन जाएगी। ठीक है, फॉर द फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन हमें तो फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए ना उसके अंदर, रस्सी के अंदर, ताकि हम वो इधर उधर आपके हम उसको एक सीधी रोड के साथ आप कैसे बांधोगे लोड को, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और इस प्रकार से बैंड भी होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, इट इज़ ऑलवेज मेड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर ब्रेडेड टुगेदर। ब्रेडेड है आपका गूंथना, जैसे चोटी गूंथी जाती है, ठीक है ना, इस प्रकार से गूंथना होता है। ठीक है ना, जिस प्रकार से ये आप जैसे कोई वायर है, वायर को इस प्रकार से उसके पतले पतले वो निकले होते हैं, तो सबको आप लपेट कर ऐसे, ठीक है, एक उसको बना देते हो। तो ये आपका इट इज़ ऑलवेज मेड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ थिन वायर्स ब्रेडेड टुगेदर। ठीक है, मतलब पतली पतली स्टील की जो वायर हैं उनको लेना और उनको लपेट कर कितनी मोटाई तक आपने लेना है उनको, इतनी रेडियस लेनी है, 3 × 2 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इतनी रेडियस तक आपने वो बनाना है। और डायमीटर की बात करेंगे तो इसका दुगुना कर देंगे, यानी इतनी मोट वो सारी वायर जोड़कर इतनी आपकी इसका दुगुना करेंगे, यानी 6 पॉइंट ये हो जाएगा आपका 50 सेंटीमीटर। इतनी मोटाई की आपने वो एक वायर बनाने, ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे। ठीक है, अकेले इतने उसकी बना दोगे तो एक रोड बन गई, लेकिन कई पतली पतली वायर लेकर जब आप उनको ब्रेडेड करोगे, गुथोगे, तो ये आपकी इतनी मोटाई की आपकी क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी वो वायर बन जाएगी क्रेन की। ठीक है, उससे आप आसानी से फिर क्या कर सकते हो, लोड को उठा सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी 2 एप्लीकेशन हमने यहाँ कर ली है। ठीक है, इसकी 3 एप्लीकेशन और हैं, वो आपके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चे। ओके, थैंक यू।